आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो ना तो केवल खून करता था लेकिन खून करने के बाद खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देता था और आखिर इतने सबूत होने के बाद भी हम उसे आज तक पकड़ क्यों नहीं पाए। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ज़ोडिएक किलर। अगर आप इस वीडियो का पूरा मजा लेने चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे आंखें बंद करके सुनिए और आपका माइंड इसे खुद इमेजिन कर देगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज से लगभग 55 साल पहले, दिसंबर 1968 कैलिफोर्निया। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि उनके शहर में क्या होने वाला है। लेक हरमन रोड मर्डर्स, ये उस समय के सबसे ज्यादा फेमस मर्डर्स में से एक था क्योंकि उस मर्डर से पहले वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए इसे काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। 20 दिसंबर 1968 हाई स्कूल के दो स्टूडेंट जिनका नाम था डेविड फेरेडी और बेटी जेनसन, वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे लेक हरमन रोड पर। उस दिन भी वो टाइम पास करने के लिए लेक हरमन रोड पर ड्राइव पे जाते हैं लेकिन उन्हें कोई आइडिया था उनके साथ क्या होने वाला है। तो घूमते घूमते वो अपनी कार को लेक हरमन रोड के साथ ही एक कच्चे रास्ते पर पार्क कर देते हैं। उस समय रात के लगभग 10:15 बजे रहे थे और तभी वो देखते हैं कि उनके जस्ट पीछे एक कार आकर रुकती है। वो जैसे ही कार के अंदर बैठे ड्राइवर को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन रात का अंधेरा होने के कारण वो उस ड्राइवर को नहीं देख पाते। उसके बाद वो उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है और बेटी जेनसन और डेविड फेरेडी पर बंदूक तान देता है और उन दोनों को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहता है। ये देख के बेटी जेनसन तो तुरंत ही कार से उतर जाती है लेकिन जैसे ही डेविड फेरेडी अपनी कार से उतरने लगता है वो किलर वहाँ पे उसे गोली मार देता है। ये देखकर बेटी जेनसन पूरा सहम जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही बेटी जेनसन वहाँ से भागती है वो किलर बेटी जेनसन को लगातार 5 गोलियां मार देता है और वो दोनों ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ये सब काम करने के बाद वो किलर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वहाँ पे किलर का कोई भी सबूत ना होने के कारण उन्हें पता नहीं चलता कि उन दोनों को किसने मारा था। और कुछ टाइम बाद कोई भी सबूत ना मिलने के कारण वो इस केस को बंद कर देते हैं और ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। लेकिन 4 जुलाई 1969 उस मर्डर के लगभग 6 मंथ बाद ब्लू रॉक स्प्रिंग्स मर्डर केस। माइकल और डेरलिन नाम का एक कपल था जो कि ब्लू रॉक स्प्रिंग्स नाम के पार्क की पार्किंग में अपनी कार में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे और ये एरिया पिछले मर्डर से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही था और ये एरिया बिल्कुल सुनसान था। और जिस पार्किंग में वो बैठे थे वहाँ पे एक कार आती है और वो देखते हैं कि वो कार वहाँ पे पार्क तो नहीं करती लेकिन उन्हें देख के वहाँ से चली जाती है और उसके ठीक 10 मिनट बाद वही कार वहाँ पे वापस आती है और उनकी कार के जस्ट पीछे पार्क कर लेती है। और उस दूसरी गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलता है और उन दोनों के ऊपर बंदूक तान देता है और उन दोनों को गाड़ी से बाहर आने को कहता है और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं उन दोनों को वो 5-5 गोलियां मार देता है और उसके बाद वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है और तभी देखता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा है और वो तड़प रहे हैं। तभी वो उनके पास वापस आता है और उन्हें 2-2 गोली और मार के वहां से चला जाता है। और उससे अगले दिन 5 जुलाई 1969 वो किलर उस एरिया के सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है और वहाँ पे वो उस मर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देता है और उन्हें कहता है कि 6 मंथ पहले जो हरमन लेक पे मर्डर हुआ था वो भी उसी ने किया था। और ये सब बातें वो एक पब्लिक फोन बूथ से कर रहा था जो कि उस पुलिस स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे नहीं पकड़ पाते। उसके बाद तुरंत ही पुलिस उस मर्डर साइट पे चली जाती है जिसके बारे में उसने फोन पे कहा था और वहां जाके वो उन दोनों को सबसे पहले हॉस्पिटल में भेज देती है और लकीली उन दोनों में से सर्वाइव कर जाता है। और उसके बाद पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो उन्हें बताता है कि वो आदमी 36 से 40 साल के बीच की एज का है और उसकी हाइट 6 फुट के करीब है और उसका वेट कुछ 90 kg के आसपास होगा। और उसने बताया कि वो एक व्हाइट आदमी है, मतलब उसका स्किन टोन व्हाइट है। लेकिन इन सब चीजों से उसकी पहचान करना पॉसिबल नहीं था तो इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन वो किलर सोच रहा था कि ऐसे मर्डर करने से वो फेमस हो जाएगा लेकिन पुलिस ने इस बात को बाहर ही नहीं जाने दिया कि ये मर्डर एक ही इंसान कर रहा है। और वो जो किलर था वो चाहता था कि उसके बारे में बच्चे को पता हो और पूरे शहर में उसकी दहशत फैल जाए लेकिन ऐसा उस टाइम नहीं हुआ। देन उसके बाद वो फेमस होने के लिए लेटर लिखने शुरू कर देता है और वो लेटर न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल और पुलिस को भेजता है। और पहला लेटर वो 1 अगस्त 1969 को लिखता है और वो ये लेटर 3 अलग अलग न्यूज़पेपर में भेजता है, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और टाइम हेराल्ड। और ये तीनों उस समय सबसे फेमस अखबारों में से एक थे, इसलिए वो तीनों अखबारों को एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर 408 सिंबल से भरा लेटर भेज देता है। और वो उसके साथ एक ऐसा लेटर भी भेजता है जिसके अंदर वो लिखता है कि अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो तो आप मेरे पास पहुंच सकते हो और मेरी आइडेंटिटी का पता लगा सकते हो। और उसने एक और चीज लिखी थी कि इन सब न्यूज़पेपर को उनके फ्रंट पेज पे ये न्यूज को लिखना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो और मर्डर करने शुरू कर देगा। देन उसके बाद पुलिस ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उन्होंने उसे एक और चीज कहा कि अगर वो प्रूफ कर दे कि वो वही किलर है उसके बाद वो इस काम को कर देंगे। और उसके बाद वो किलर एक और लेटर लिखता है जिसके अंदर वो अपने आप को ज़ोडिएक किलर कहता है और वो उन्हें मर्डर से रिलेटेड ऐसी चीजें बताता है कि जो उस मर्डर को ही पता हो सकती थी। फिर उसके बाद पुलिस वालों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और उसके बाद वो उसका काम कर देते हैं। और वो लेटर पब्लिक होने के कुछ ही दिन बाद 2 लोगों ने उसे क्रैक भी कर लिया और उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन, इट इज मोर फन देन किलिंग वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बिकॉज मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल, टू किल समथिंग गिव्स मी द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, इट इज इवन बेटर देन गेटिंग योर rocks off with a girl, the best part of it's when I die I will be reborn in paradise and all the people I have killed will become my slaves, I will not give you my name because you will try to slow me down or stop my collection of slaves for my afterlife।
ये सब देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और उसके कुछ टाइम बाद एक कॉलेज के दो स्टूडेंट जिसका नाम था ब्रायन हार्टनन और सिसिलिया शेफर्ड, एक दिन रात को दोनों लेक के पास बैठ के बात कर रहे थे। तभी उनके पास एक गोरा आदमी आता है जिसके हाथ में एक चाकू था और वो उन दोनों को कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ और मैं जेल से भाग के आया हूँ और मैंने एक गार्ड का खून भी किया है और मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। ये कहने के साथ उसने उन दोनों को दो रस्सी दी और उन्हें आपस में बांधने को, और जैसे वो दोनों एक दूसरे को बांध लेते हैं उसके जस्ट बाद उन दोनों को चाकू से मारना शुरू कर देता है, जिसमें वो हार्टनल को 8 बार और सिसिलिया को 10 बार चाकू मारता है। और उसके बाद उनकी गाड़ी पे वही सिंबल बना देता है जो वो अपने लेटर्स में बनाया करता था। और उसके बाद वहां से वो चला जाता है और उसके 1 घंटे के बाद वो पुलिस को फोन करता है और सब कुछ बता देता है उस मर्डर के बारे में, और वो कह भी देता है कि ये मर्डर मैंने ही किया है। उसके बाद पुलिस वहीं पे चली जाती है जहां से उसने कॉल किया था और देखा कि फोन बूथ से फोन नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स वहां से ले लिए और वहां पे उन्होंने जब सर्च किया तो उस पर कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। जो सिसिलिया शेफर्ड जी जिसको 10 बार चाकू लगा था वो 2 दिन तक कोमा में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन हार्टल उससे सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हार्टल उन्हें देता है वो उनके कुछ काम नहीं आती, इसलिए वो किलर अभी भी पकड़ा नहीं चाहता। वैसे तो वो किलर अक्सर कपल या फिर कुछ 2 बंदों को ही टारगेट करता था, लेकिन 11 अक्टूबर 1969 वो एक कैब के अंदर बैठता और कैब ड्राइवर को कहीं जाने के लिए कहता है। और वो जब रास्ते में जा रहे होते तभी वो उन्हें बीच रास्ते में कैब को रोकने को कहता है, और जैसे ही वो कैब ड्राइवर कार को रोकता है वो उसे गोली मार देता है। और जैसे ही वो गोली मारता है उसके बाद वॉलेट और कार की चाबी और उसकी शर्ट का एक पीस वहां से ले लेता है। ये सब होते हुए 3 लड़के उसे देख लेते हैं और उसके बाद वो जब किलर वहां से भागने लगता है तो पुलिस की गाड़ी वहां से क्रॉस करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये मर्डर इसी बंदे ने किया। उसके बाद वो वहां पे जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वही किलर, तो उसके बाद वो उस किलर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। उसके बाद जो 3 लड़कों ने उसे देखा था उनसे उनका स्केच बनवाया गया, लेकिन उन्होंने काफी दूर से उसे देखा था, तो इसलिए उसका बिल्कुल करेक्ट स्केच तो नहीं बन पाया, लेकिन कुछ आइडिया वाला स्केच बन चुका था। लेकिन फिर भी उस स्केच से भी वो उसे ढूंढ नहीं पाए। और उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उनको कोई सबूत नहीं मिला था कि ये मर्डर ज़ोडिएक किलर ने किया है। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर 1969 ज़ोडिएक एक अखबार में लेटर लिखता है और वहां पे वो सबूत भेज देता है, एक शर्ट का टुकड़ा, वॉलेट और गाड़ी की चाबी, और उससे वो प्रूफ हो जाता है कि वो वाला मर्डर भी उसी ने किया था। और उसके बाद ऐसी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और वो ज़ोडिएक न्यूज़पेपर या फिर पुलिस के साथ ऐसी लेटर लिख के कॉन्टेक्ट करता रहता है। और आज इस घटना को काफी ज्यादा साल हो चुके हैं और उसके भेजे गए लेटर को डिकोड भी किया गया, लेकिन आज तक भी हमें पता नहीं चला कि वो कौन था। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और अनसोल्ड केस रहा है आज तक, और हमें ये नहीं पता चल पाया कि ज़ोडिएक किलर आखिर था कौन।